हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं कोण, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड और 6.2 जो भी आपकी एक्सरसाइज आएंगी चैप्टर 6 में, तो उसमें जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी हम पहले उसका बेसिक देख लेते हैं ताकि जब हम उसके क्वेश्चंस देखें तो वहाँ हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे संरेख बिंदु क्या होता है, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, समानांतर, ऐसे ही कोण। तो इनकी डेफिनेशन विथ डायग्राम समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम कोण कि कौन कौन से कोण होते हैं, किस कोण को क्या कहते हैं। तो जैसे संरेख बिंदु दे रखा है, बोला है जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो। सरल रेखा आपको पता है, इसको आप 180 डिग्री भी बोल सकते हो कि 180 डिग्री का कोण बनाती है एक सरल रेखा, ठीक है। और इसी सरल रेखा को आप ऋजु रेखा भी बोलते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, मान लिया हमने ये ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, अब यहाँ पे देखो 3 या 3 से अधिक, ये 3 बिंदु हो गए और एक बिंदु अगर मैं और दे दूँ, तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो, तो देखो एक सरल रेखा है उस पर 1 2 3 4, तो टोटल 4, अभी इस समय इस रेखा पर 4 बिंदु है। तो ये जो रेखा आपकी बनी और इस पर जो बिंदु हैं ये कैसे बिंदु हैं, संरेख बिंदु है। यानी ABCD को आप बोल सकते हो कि ये कैसे बिंदु है, संरेख बिंदु। तो आई होप संरेख बिंदु किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। अब चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड डेफिनेशन में आपसे किसकी कुछ बोली है, संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब 3 या 3 से अधिक असमानांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं। असमानांतर बोला है, वो एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं सभी का आकार क्या हो, एक जैसा हो। तो बोला है जब 3 या 3 से अधिक, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जब 1 2 3 टोटल 4 रेखाएं यहाँ पे आपने देखी, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आपकी फोर्थ, बाकी तो ये देखो इधर से उधर जा रही है। तो ये टोटल कितनी है आपके पास, 4 रेखाएं, 3 या 3 से अधिक असमानांतर ऋजु रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाए। अब ये जो जिस बिंदु से जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो इनका सभी का क्या है, सेंटर बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ऐसी रेखाएं जहाँ पर क्या होता है 3 या 3 से अधिक असमानांतर रेखाएं गुजरती हैं, वो तो कौन सी रेखाएं होती है, संगामी रेखाएं होती है। यानी इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, वो एक ही होगा इन सभी रेखाओं के लिए। सेकंड नंबर भी समझ गए होंगे। थर्ड नंबर में थोड़ा सा इसमें अगर जैसे हम संगामी और प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे आपने देखा जब 3 या 3 से अधिक, ठीक है, हमने ये देख लिया 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जा रही है। तो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करें, काटें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो वो कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पे 2 से ज़्यादा अधिक रेखाएं नहीं हो सकती। देखो ये इस बिंदु पर काट रही, तो ये कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ऐसे ही फोर्थ नंबर है आपका समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कई बच्चे पहले से जानते होंगे और कई आप लोगों ने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि जो रेल की पटरी है वो आपस में कैसी होती है, समानांतर होती है। इसमें क्या होती है, दो रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं और ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती है। और जो इनके बीच अगर मैं तीसरी रेखा खींच दूँ तो इनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। इसके बीच जो तीसरी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। देखो उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को काटेंगी या क्रॉस करेंगी, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। उन दोनों रेखाओं को बढ़ाए जाने पर कि वे किसी स्थान पर एक दूसरे को काट ना सके। अगर हम इसको मान लो इधर से उधर बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को आपस में नहीं काटे। वो फिर बोला और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस 5 मीटर, मान लिया 5 मीटर है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 5 ही मीटर होना चाहिए। ऐसे ही इधर भी अगर जा रहे हैं तो ये भी 5 मीटर ही होना चाहिए। यानी इन दोनों रेखाओं की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं लास्ट इसके 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर में आपको बोला है कोण। तो कोण आपको पता है, जब आप दो रेखाएं खींचते हैं, ऋजु रेखाएं या जो भी रेखाएं आप मान लो, जब भी आप दो रेखाएं खींचते हो तो उनके बीच में जो आपकी ये दूरी के लिए, ठीक है, जगह बचती है, एक झुकाव दिखता है। मान लिया ये हो गया या ये हो गया, तो जो ये आपको झुकाव दिख रहा है दोनों रेखाओं के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। यदि दो किरणें या ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा मैंने आपको बता दी, सरल रेखा को ही ऋजु रेखा बोलते हैं। ऋजु रेखा समानांतर नहीं है। समानांतर का मतलब अभी हमने देखा था दो रेखा समानांतर कब होती है, तो वे एक दूसरे की ओर झुकी होंगी। मान लो अगर ये समानांतर नहीं है तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगी, थोड़ी बहुत इस तरह से झुकी हुई होंगी। आगे देखते हैं, किसी ना किसी बिंदु पर झुकी होंगी और किसी ना किसी बिंदु पर आपस में मिलेगी। मान लिया ये रेखा क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है इधर को, तो ये कहीं ना कहीं आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी। तो मान लिया इस बिंदु पर आकर के ये दोनों रेखाएं मिलती है, जहाँ एक कोना बन जाता है। देखोगे यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक कोना बन रहा है।
कोना बन जाता है रेखाओं के इस झुकाव को, यानी ये जो आपका झुकाव आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसी के साथ आपकी जो बेसिक 5 डेफिनेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको मैं करता हूँ क्लीन, फिर हम देखेंगे कोण के बारे में, हमारे पास कौन कौन से कोण होते हैं। अब कोणों के बारे में देखते हैं। यहाँ कोणों का वर्गीकरण आप देख रहे होंगे कितने टोटल भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। कोणों को उनकी माप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं आपका समय बचा सकूँ, ठीक है। यही नोट करने में मेरे को कम से कम 10 मिनट लग जाते, तो इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया, फिर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा है आपका सरल कोण या ऋजु कोण, पांचवा है आपका वृहत कोण। इन सभी को पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर आप वो चीज़ समझ गए तो आपको इन 5 की डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या है, देखो एक चीज़ बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल बना देता हूँ और इसके बीच में से खींच देता हूँ सीधी रेखा, ठीक हो गया। अब एक बना देता हूँ मैं इस तरह से एक रेखा और, यानी जो आपका ये आकृति है ये क्या है, वृत्त है। और वृत्त को मैंने बराबर कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, ठीक हो गया। अब मैं इस रेखा को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो 0, 90, 180 और यहाँ पे आ जाता है आपका 270, और जब ये पूरा घूम करके यहाँ तक आ जाता है तब ये आपका बन जाता है 360 डिग्री कंप्लीट। माइंड में आप सेट कर लो, 0 से स्टार्ट किया, 90 पे गए, 90 से 180, 180 से गए हम फिर 270 में, 270 से 360 में। और जो एक एक भाग है वो आपका कितने डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90, 90, यानी हम 90, 90 जोड़ते गए। 0 में 90 जोड़ा, 90 हो गया, 90 में 90 जोड़ा 180, 180 में 90 जोड़ा 270, 270 में हमने जोड़ा 90, 360 हो गया वापस। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो 0 से जो ये आपका ये एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप देखोगे 90 से 180 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे, फिर 180 से 270 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे, और फिर 270 से 360 के बीच में कुछ एंगल बनेंगे। अब यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समकोण पर। वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, वह कोण जो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो सीधा सीधा 90 डिग्री का देखो कब बनेगा एंगल, जब क्या बन जाए आपका एल आकार बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। मान लिया ये ए है और ये बिंदु बी है, ठीक हो गया। समकोण समझ में आ गया। वह कोण जिसकी माप कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री का आप दिमाग में सेट कर लो कि एल अगर कहीं पर बनता हुआ दिख रहा है किसी त्रिभुज में या किसी वृत्त में कहीं पर भी, तो वो आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे देखो प्रत्येक आपने 90-90 का अंतर लिया, तो देखो यहाँ से यहाँ पर कितने डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ आपका 90 डिग्री। अभी मैंने क्या कहा था, 90-90 जोड़ रहे, प्रत्येक में कितने डिग्री बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे ही चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन में देखो आपको क्या बोला है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है। अब कैसे समझेंगे, देखो अभी हमने समझा समकोण, ठीक है। समकोण क्या समझा, जिसका पूरा नाप जो माप होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण में हमने क्या देखा कि जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, वो आपकी देखो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किए, यहाँ तक हम कहाँ गए, 90 डिग्री तक गए। तो जो आपका एंगल हो सकता है वो ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, फिर चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी इनके बीच एंगल चाहे 45 बने, चाहे 30 बने, चाहे 20 बने, ठीक है। ये सारे कोण कैसे कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। बस क्या होना चाहिए, माप क्या होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएंगे, वो न्यून कोण कहलाएंगे। सेकंड नंबर समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको क्या बोला है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हो, देखो 0 से 90 तक गए समकोण, और 90 से कम अगर हम देख रहे हैं कोई एंगल 90 से कम बन रहा है वो न्यून कोण। अधिक कोण क्या होगा, जब हम 90 से अधिक और 180 से कम वाले देखेंगे माप के कोण, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। डेफिनेशन देखो, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक व 180 से कम होती है। अब ये मान लिया हमने, ये टोटल आपका ए, ये आपका बी और ये सी, यानी जो कोण होना चाहिए यहाँ पर इसके बीच में होना चाहिए। अब वो आपका ये भी हो सकता है, 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 यानी जो कोण 90 से 180 के बीच में आएंगे, चाहे वो आपका कितना हो, 170 हो, चाहे वो 160 हो, चाहे 150, चाहे 100 हो, चाहे 95 हो, ये सारे कोण कैसे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके अधिक कोण। देखो सारे 90 से ज़्यादा हैं और 180 से कम है, तो ये क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे।
थर्ड नंबर क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर में आपको बोला है सरल कोण या रिजु कोण। रिजु रेखा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक सीधी रेखा क्या कहलाती है आपकी, रिजु रेखा कहलाती है। तो हम उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ए बी। अब यहाँ पर जो मान लो एंगल बनेगा तो ये आपका कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है। लास्ट वाला देख लेते हैं वृहत कोण। अब देखो ये कहाँ तक हम हो गया, हमारा हो गया 0 से 90 पे गया समकोण, 90 से कम और 0 से अधिक न्यून कोण, 90 से अधिक 180 से कम क्या हो गया आपका अधिक कोण। अब उसके बाद 180 से 360 के बीच के कोण देख लेते हैं। यहाँ देखो वृहत कोण वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक व 360 से कम होती है। जैसे मान लो ये आपका ऊपर हो गया 90 तक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो कोई एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, कोई भी एंगल हो सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। मान लो ये बन गया आपका कितने का, 180 और 270 के बीच में, तो इसको हम ले लेते हैं 210 ले लेते हैं। ये भी आपका क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा। फिर चाहे देखो 190 हो, 210 हो, 240 हो, ये सारे कैसे कोण कहलाएंगे, वृहत कोण कहलाएंगे। सिर्फ दिमाग में आपने क्या सेट कर लेना है कि जिसकी माप 180 और 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगी, वृहत कोण कहलाएंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। समकोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, न्यून कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच में आते हैं, सरल कोण जिसका माप पूरा 180 डिग्री होता है, वृहत कोण 180 से ज़्यादा और 360 के बीच में आने वाले कोण क्या कहलाते हैं, वृहत कोण कहलाते हैं। इसी के साथ आपका कोणों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कुछ अन्य कोण आते हैं, उनका भी देख लेते हैं फिर, ताकि हम जब हम क्वेश्चन करें अच्छे से हम पूरे क्वेश्चन को समझ सके। तो थोड़े बहुत और कोण बचे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, अन्य कोण देख लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण। वो जो आपके थे पहले 5 वो थे क्या, कोणों के प्रकार, और ये आ जाते हैं अन्य कोणों में। इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो पूरक कोण क्या होता है, चित्र से भी हम समझेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 के बराबर होता है। सिंपल है, बोल रखा है, क्या बोला है, जब दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। मान लिया ये कितना है, अब आपको ये पता है ये जो L बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हमने नाम दे दिया यहाँ पे A B। अब बोला दो कोणों का योग, ठीक है। देखो एक एंगल अब यहाँ पे बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा। जब हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे मान लिया C दे दिया, तो जब हम इन दोनों एंगलों का योग देखेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। देखो अब दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एंगल A और यहाँ पे हम ले लेते हैं O, एंगल AOC प्लस दूसरा आ जाएगा हमारा एंगल COB। एंगल आ जाएगा COB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया होगा बच्चों कैसे, 90 डिग्री। देखो AOC ये कुछ होगा। अब हमको ये पता है कि एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से AOC कुछ होगा, इसका मान लो हमने 30 मान लिया। फिर यहाँ से COB मान लिया हमने, कितने डिग्री हो जाएगा, 60। यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो पूरक कोण कौन से कोण कहलाते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, कोण कहलाते हैं क्या है, पूरक कोण कहलाता है। इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम दूसरे एंगल की तरफ। दूसरा जो एंगल है वो आपको दे रखा है क्या, समपूरक। जैसे अब हमने पूरक को देखा वैसे ही आपका क्या है, समपूरक है। समपूरक में क्या हो जाएगा, ऐसे दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यानी दो कोण होंगे उनका योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए अब हम एक पहले तो 180 रेखा ले लेते हैं। देखो यहाँ से 0, इसको मान लेते हैं हम A, ये आपका आ जाएगा B। अब आपको पता है ये जो यहाँ पर एंगल बनता है इनके बीच में पूरा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मान लिया मैंने कोई एंगल क्या है, ये ले लिया मैंने, यानी यहाँ से एक सीधी रेखा जा रही है, इसको हमने नाम दे दिया C, ठीक हो गया। अब आपको पता है A से अगर मैं B तक की बात करूँ तो टोटल इसका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, जब दो कोणों का योग कुछ हिस्सा ये होगा, कुछ हिस्सा ये होगा, और ये पूरा मिला करके कितना बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया सेंटर पॉइंट O, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस कोण को आप क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। आई होप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन क्या लिखिए, आसन्न कोण। जब दो कोणों के शीर्ष, पहले हम इसको शायद ये इसमें स्क्रीन में आपको दिख नहीं होगा, इसको मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूँ, बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें बोला है 180 के बराबर होना चाहिए। ये आपका टोटल कितना, 180 डिग्री। इसको हमने नाम दे दिया A, ये आपका B, और यहाँ पे मैंने कोई एक और रेखा खींच दी C। तो यानी ये आपका जो एंगल, यहाँ पे एक एंगल बनेगा और इधर एक एंगल बनेगा, इसका योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल A, यहाँ पे हमने ले लिया O, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COP, एंगल COB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तब ये कौन सा कोण कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। आपका कौन सा नंबर, सेकंड नंबर।
थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आसन्न कोण। जब दो कोणों के शीर्ष आपको पता है, शीर्ष में आपका यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो ये एंगल बीच में बनता है ये आपका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि शीर्ष क्या होता है। जब दो कोणों के शीर्ष तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता था, उनमें से एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो, तब जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, आसन्न कोण बनेगा। समझते हैं इसको डायग्राम से। बोला है जब दो कोणों के शीर्ष, पहले तो हम ये बना लेते हैं एक 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दो एंगल। ठीक हो गया, दो एंगल आप कोई भी ले सकते हैं। तो बोला है जब दो कोणों के शीर्ष तथा उनके बीच में क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जरूरी नहीं कि आप 90 डिग्री ले या कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, चाहे इस तरह से लें, चाहे कोई भी एंगल आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो बोला है डेफिनेशन से जब दो कोणों के शीर्ष, अब यहाँ देखो शीर्ष है, एक ये एंगल है, एक ये है और एक ये है, तो दो कोणों के शीर्ष तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो पहले हम नामकरण कर देते हैं ओ ए बी सी। देखो इनके दोनों कोणों के शीर्ष हो गए और इनके बीच में देखो एक उभयनिष्ठ भुजा आ रही है, यानी जो एंगल बी है एंगल सी के लिए भी उभयनिष्ठ है और एंगल ए के लिए भी वही भुजा काम कर रही है। तो यानी एक भुजा के आगे उसमें उभयनिष्ठ आ गई। फिर बोला उनमें से एक कोण की दूसरी भुजा, मान लिया एक कोण है, इसकी दूसरी भुजा कौन सी है, ये वाली है। देखो एक आपका क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी बन रहा है और एक आपका बन रहा है बी ओ सी। तो पहले वाली कोण के लिए इसकी दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, सी। तो एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ हो। ठीक है, देखो एक भुजा ये हो गई आपकी, दूसरी भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ है। ऐसे ही फिर बोला है तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा, दूसरा कोण ये हो गया, इसकी दूसरी भुजा कौन सी हो गई, ए वाली, दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। तो देखो दूसरी भुजा, जो दूसरा कोण है उसकी दूसरी भुजा कहाँ है, इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर है। तो जब ये इस तरह की आकृति आपको कहीं पर दिखेगी, ये आपका कौन सा कोण कहला जाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। जरूरी नहीं आपका बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ हो, डायग्राम कैसा भी हो सकता है। मान लो ये है आपका एक, इस तरह से आपका ये एंगल बन रहा है, तो देखो एक एंगल ये बनेगा और यहाँ पे देखो कितने एंगल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो ये आपके आ गए 2 एंगल। ठीक है, तो ये इस टाइप का जब आपका क्या बन जाएगा, कोण बनेगा, तो वो आसन्न कोण कहलाएगा। यानी इनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख। इसका जो रोल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका कई क्वेश्चन में मान निकालने के लिए, कोणों का मान निकालने के लिए। इसको देख लेते हैं, इसका डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें बोला है यदि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, हमने दो सरल रेखाएं खींच ली, इसको आप रिजु रेखा बोल सकते हैं, ए बी और सी डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। देखो ये बिंदु ओ है जो आपका इस जगह पर है, एक बिंदु को कहाँ पर काट रही है, ओ पर काट रही है। तो बिंदु ओ पर 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। यहाँ से कोण हो चुका है गायब हाथ रखने की वजह से, 4 कोण बनते हैं। अब देखो 4 कोण बन रहे नहीं बन रहे, देखो एक एंगल, 2 एंगल, 3, 4, टोटल 4 कोण बन रहे हैं। इनमें से ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, देखो एंगल ए ओ सी, यानी ये जो क्रॉस वाला दिख रहा है पहला वाला, तथा डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, देखो डी ओ बी, ये दूसरा क्रॉस, कोणों का एक युग्म है। कैसे कोणों का, शीर्षाभिमुख। यानी आप बोल सकते हैं ये आमने सामने के जो कोण होंगे, जैसे यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। ऐसे ये जो ऊपर नीचे आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक हो गया, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसके जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो कैसे कोण कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आपकी बचती है, उसको मैं बता देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक रैखिक युग्म आ जाता है। ठीक है, रैखिक युग्म में मैं आपको पढ़ के बना देता हूँ। दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं विपरीत किरणें हो, उन कोणों का एक रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं डायग्राम से, सीधा खाली डायग्राम से बता देता हूँ मैं। यहाँ समझ लेते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में क्या होगा, एक रेखा होगी आपकी कितने डिग्री की, 180 डिग्री की। मार्कर भी अब काम करना कर चुका है बंद, कह रहा है कि जितना बताना था उतना हो गया। अब इसमें हम रैखिक युग्म समझ रहे हैं। एक होगा जो ये आपकी रेखा है ए बी, ठीक है। अब आपको पता है ये कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की होगी। अब इसके बीच में ये जो बनेगा इसको हम नाम देते हैं सी। ठीक है, एक रेखा सी है, तो इनके बीच जो संबंध आएगा, देखो बी से हम कहाँ गए, इसको हम नाम देते हैं बीच में ओ, तो बी ओ सी और उसके बाद सी ओ ए, यानी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, इसको आप क्या बोलेंगे, एक रैखिक युग्म बोलेंगे। रैखिक युग्म मतलब आप जोड़ा या पेयर समझ सकते हैं।
तो रैखिक युग्म अगर शब्द कहीं पे आएगा तो वहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी के साथ बच्चों आपके जो कोणों से संबंधित या बेसिक थे वो हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ।